बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने कुछ कंसेप्ट डिस्कस करने हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं। और जहाँ कहीं रूल्स रेगुलेशन की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, एक्ट की बात आती है, ऑर्डिनेंस की बात आती है, लॉ की बात आती है, पॉलिसी की बात आती है, तो कुछ कंफ्यूजन होती है। तो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपके लिए चीज़ों को समझना, चीज़ों को इंटरप्रेट करना और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं मुख्तलिफ इम्तिहानात में, उनको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्तलिफ इम्तिहानात में जहाँ जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन की जरूरत होती है, तो ऐसे क्वेश्चन के ऐसे पोर्शन भी होते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ एक्ट या मुख्तलिफ रूल्स या मुख्तलिफ आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन वो भी दी जाती हैं और वो भी पेपर का हिस्सा होती हैं, उनकी भी तैयारी करनी होती है। जैसे FIA के टेस्ट में या इस तरह के जो इदारे हैं नैब के टेस्ट में, तो वहाँ पे आपको मुतल्लिका कवानीन भी पढ़ के जाने होते हैं। और इवन के इंटरव्यू में बाज़ औक़ात जब आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू में भी ये बेसिक सवालात पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज को समझ लीजिए कि एक पायरामिड है और पायरामिड में सबसे ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो किसी भी मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? किसी भी मुल्क के निज़ाम का बताता है कि ये सिस्टम कैसे चलेगा, इस सिस्टम के एलिमेंट्स क्या होंगे और इस सिस्टम में किस किस इदारे के क्या क्या इख्तियारात होंगे। तो ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। उसकी बेस पे फिर आगे मुतल्लिका कवानीन तश्कील किए जाते हैं। या यूं इसको समझ लें, कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल रूल्स हैं या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सेट कर देता है और फिर उनकी रोशनी में मुतल्लिका इदारों के कवानीन बनाए जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह का है, रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। जो मुल्क फेडरेटिंग यूनिट से तश्कील पाते हैं, जैसे पाकिस्तान है, USA है, यानी कि जहाँ पे मुख्तलिफ सूबों को या मुख्तलिफ रियासतों को भी इख्तियारात दिए गए हों और मरकज को भी दिए गए हों, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड होता है, उसमें तरमीम थोड़ी मुश्किल होती है। इसलिए मुश्किल होती है ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स को लूप में लेकर उन्हें ऑन बोर्ड लेकर फिर तरमीम की जा सके। और अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत है और आगे जो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप कह लें या लोकल गवर्नमेंट जो है उसके इख्तियारात इतने ज्यादा नहीं है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा रिजिड नहीं होता। अब पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अमेंडमेंट हम कह सकते हैं कि आसान नहीं है, रिजिड है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट और रूल पास कराने में बात हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नॉर्मली 2/3 या 3/4 मेजॉरिटी के वोट होंगे तब ये अमेंडमेंट होती है। इसी तरह जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पास करते हैं तो उसके लिए भी एटलीस्ट 2/3 या 3/4 मेजॉरिटी जिस मुल्क का वो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिफाइन किया होता है कि इतनी मेजॉरिटी होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन पास होगा या इसमें अमेंडमेंट होगी। इवन के कॉन्स्टिट्यूशन की किसी लाइन में एक फुल स्टॉप या कामा आप ऐड करते हैं या खत्म करते हैं, उसके लिए भी आपको 2/3 मेजोरिटी से ये कानून पास करवाना होता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट इतनी आसान नहीं होती। इसके लिए आपके पास मेजोरिटी होना या आपके जो इत्तेहादी हैं उन्हें मिला के मेजोरिटी होना लाजमी होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा एक और चीज है, एक और कंसेप्ट है कि जैसे कि पाकिस्तान है, तो इसमें पाकिस्तान में जो स्टेट के एलिमेंट्स हैं, वैसे भी स्टेट के एलिमेंट्स 3 होते हैं। 3 जो सुतून हमें कहते हैं होते हैं, यानी कि अदलिया होती है, एग्जेक्टिव होता है, जुडिशरी होती है। और इनका काम किस तरह डिवाइड होता है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ होता है। अब पाकिस्तान चूंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो आपकी एग्जेक्टिव होती है वो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होती है, यानी एग्जेक्टिव पार्लियामेंट को फीड भी करती है और एग्जेक्टिव पार्लियामेंट की बनाई गई पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट भी करती है। जो मेंबर्स ऑफ एग्जेक्टिव होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट, वो उसी टाइम में एट द सेम टाइम पार्लियामेंट के मेंबर भी होते हैं, यानी कि जो एग्जेक्टिव है वो पार्लियामेंट को जवाबदेह भी है। और सिमिलरली जब पार्लियामेंट से आपने कोई कानून पास करना है तो वो एग्जेक्टिव के थ्रू ही होता है। एग्जेक्टिव उसको प्रोसेस करती है, मिनिस्ट्री लेवल पे स्टेक होल्डर से मुशावरत करती है, कानून का मसौदा बनता है, ड्राफ्ट बनता है,
तो फिर कैबिनेट अप्रूव करती है, फिर वो पार्लियामेंट में प्लेस होता है, यानी कि एग्जेक्टिव ही पार्लियामेंट को फीड भी करती है। तो यहाँ एग्जेक्टिव इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट हो, उसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, और वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होती। जबकि अमेरिका में या जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होती है उसमें एग्जेक्टिव पार्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होती, यानी वहां पे जो आपके कैबिनेट मेंबर हैं वो अलग से होते हैं, सदर की अलग से पावर है, पार्लियामेंट की अलग से हैं। तो पाकिस्तान जो है वो चूंकि एक फेडरेशन भी है, 4 सूबों पर मुश्तमिल है, और उसके बाद जो रियासतें से इल्हाक जिनका हुआ है उन पे मुश्तमिल है, तो सूबों से भी फीडबैक किया जाता है, सूबों से भी लोग पार्लियामेंट में आते हैं। तो ये फेडरेशन है। और दूसरा यहाँ पे जो पार्लिमानी सिस्टम है, और पार्लिमानी सिस्टम में एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होती है। अब ये था कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप अमेंडमेंट करेंगे तो 336 टोटल मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली हैं। अब उसका तीसरा हिस्सा आप निकाल लें तो एटलीस्ट तीसरा हिस्सा खत्म कर दें, माइनस कर दें उसमें से, तो बाकी जो बच जाते हैं उतने वोट होंगे तो फिर आप आइन में तरमीम कर पाएंगे। और एक चीज होती है पॉलिसी, ये हम वर्ड यूज करते हैं, सुनते हैं। तो जो पॉलिसी है होती है वो नॉर्मली कैबिनेट लेवल पे पास होती है। इनके तरीकेकार ये होता है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी अनाउंस कर दी, गवर्नमेंट ने इलेक्शन में कहा, जो लोग गवर्नमेंट आई है इलेक्शन में वादे किए हमने ये काम करना है, तो अब वो लोग गवर्नमेंट में आ गए, तो फिर जिस मिनिस्ट्री से मुतल्लक या जिस इदारे से मुतल्लक वो पॉलिसी है, वो इदारा उसका ड्राफ्ट बनाएगा, फिर सूबों को भेजा जाएगा, तमाम मिनिस्ट्रियों को भेजा जाएगा ड्राफ्ट, उनका आउटपुट आएगा, फिर दोबारा रिवाइज ड्राफ्ट बनेगा, फिर उस रिवाइज ड्राफ्ट पे फिर मुशावरत होगी, फिर मीटिंग के लेवल पे, इंटर मिनिस्ट्रियल लेवल पे ये चीजें डिस्कस होंगी, फिर कैबिनेट उसको जब बिल्कुल उसका फाइनल हो जाएगा तमाम मिनिस्ट्रियों से, तमाम स्टेक होल्डर से, तो फिर कैबिनेट लेवल पे उसकी अप्रूवल होती है। और उसे पार्लियामेंट में तभी लाया जाता है कि अगर वो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, कोई ऐसी चीज है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बैकिंग भी लाजमी है, तो फिर उसको पार्लियामेंट में भी लाया जाता है। तो और नॉर्मली वो जो है पाकिस्तान में पार्लियामेंट में ये चीजें आ जाती हैं, आनी भी चाहिए, लेकिन जो इख्तियार है पॉलिसी साइजी का वो कैबिनेट को होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिसी दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इनकी उम्मीद है आपको कुछ न कुछ इसमें डिफरेंशिएशन समझ आ गई होगी। उसके बाद एक वर्ड हम सुनते हैं एक्ट। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन दे दी कि ये काम होना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सारी डिटेल नहीं देगा। तो उसके तहत जब हम कोई इदारा बनाएंगे या कोई सिस्टम चलाना चाहेंगे, उसके लिए हमने पार्लियामेंट का एक्ट पास करना होगा। तो एक्ट पास करने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती। जो उस टाइम अगर आपका कोरम मुकम्मल है, कोरम से मुराद है 1/4, यानी कि 336 टोटल मेंबर हैं, तो आई थिंक 88 या 90 मेंबर बनते हैं। तो अगर 88 प्लस मेंबर उस टाइम उस इजलास में मौजूद हैं और उनकी मेजोरिटी यानी कि 45-46 मेंबर एक कानून की हमायत कर देते हैं, तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, यानी वो कानून पास हो जाता है। यानी उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, बल्कि जो इजलास चल रहा है वहां पे जितने मेंबर मौजूद हैं उनका आप चेक करेंगे कि कोरम मुकम्मल होना चाहिए, और फिर उसकी मेजोरिटी अगर किसी कानून को, किसी बिल को वेट कर देती है तो फिर वो कानून बन जाता है। तरीकेकार ये होता है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या चाहे वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो पहले नेशनल असेंबली पास करेगी, फिर सेनेट करेगी, फिर सदर की एसेंट करिए जाएगा। इसी तरह ये भी हो सकता है कि वो अगर सेनेट में इनिशिएट हुआ है, सेनेट पास करके नेशनल असेंबली को भेजेगी, वो पास करके सदर को भेज देगी। ये भी हो सकता है एक हाउस में बिल इनिशिएट हुआ, दूसरे ने कहा नहीं इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, फिर उसी हाउस में बिल वापस जाएगा, वो अमेंडमेंट करके भेज दे तो ठीक है, जो दूसरा हाउस है उसको आगे भेज देगा सदर की एक्शन के लिए। अगर वो इस अमेंडमेंट को नहीं करता तो फिर बाद का ज्वाइंट सिटिंग भी उसमें बुलाई जा सकती है। ये एक लंबा टॉपिक है, लेकिन इसको ये समझ लें कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास करने के लिए आपको मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती। एग्जिस्टेंस जो किसी भी इजलास के जो मौजूद मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी, अगर कोरम पूरा है, उनकी मेजोरिटी वेट कर देती है, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास हो जाता है। अब एक्ट की कुछ मिसालें
जैसे रूल्स ऑफ जैसे सिविल सर्वेंट एक्ट है आपका 1973 का, तो ये चूंकि एक्ट है तो एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है। पार्लियामेंट ने पास किया, फिर असेंबली ने पास किया, सेनेट ने किया, सदर ने एसेंट दी। तो जिस डेट को सदर एसेंट देते हैं उस डेट को वो कानून बन जाता है, तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है। अब एक्ट के अंडर एक्ट की सब डिवीजन जब होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। यानी कि सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे नीचे आप पॉलिसी समझ लें, उसके नीचे एक्ट है, एक्ट के नीचे जो है फिर रूल्स बनते हैं। तो जैसे हमारा सिविल सर्वेंट एक्ट है, तो इस एक्ट के तहत जो है एपीटी रूल्स बनाए गए हैं, यानी सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट प्रमोशन ट्रांसफर रूल्स। तो जब आप एक्ट पढ़ेंगे सिविल सर्वेंट एक्ट, तो उसके शुरू में लिखा होगा कि आइन के आर्टिकल 90 और 99 के तहत ये रूल्स बनाए जा रहे हैं। अब आर्टिकल 90 और 99 क्या कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होगी या गवर्नमेंट क्या होगी, वो किन किन लोगों पे मुश्तमिल होगी, और फिर गवर्नमेंट चलाने के लिए रूल्स कैसे बनाए जाएंगे। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सट्रैक्ट लाजमी होगा आपके एक्ट में, और जब आप एक्ट के सबसीक्वेंट जाके रूल्स बनाएंगे तो रूल्स बता रहे होंगे कि फला एक्ट की फला शिक के तहत ये रूल्स बन रहे हैं। जैसे सिविल सर्वेंट एक्ट का जो सेक्शन 25 है, वो कहता है कि इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स बनाए जाएंगे। तो अब सिविल सर्वेंट एक्ट की एक एक शिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे रूल्स मौजूद है। जैसे प्रमोशन है, तो प्रमोशन के लिए पूरे प्रमोशन रूल मौजूद हैं, एपीटी रूल्स मौजूद हैं, सिविल सर्वेंट प्रमोशन ग्रेड 18 to 21 रूल्स मौजूद हैं 2019 के। तो मुख्तलिफ रूल्स आप एक्ट की एक शिक को लेके उसकी तहत जो है सब्सिक्वेंटली रूल बनाए जाते हैं। फिर रूल्स में एक चीज और भी समझ लें कि रूल्स जो हैं, जो इदारा बनाता है वही उनकी इंटरप्रिटेशन भी करता है। यानी जैसे एपीटी रूल्स एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफाई किए हैं, तो अगर उस वहां पे कहीं भी इबहाम होगा तो इंटरप्रिटेशन के लिए हम एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जाएंगे। अगर फाइनेंशियल एक्ट है, फाइनेंशियल रूल्स हैं, उनकी कहीं पे इंटरप्रिटेशन है तो हम फाइनेंस डिवीजन जाएंगे। यानी रूल्स की इंटरप्रिटेशन आप खुद कोई भी मिनिस्ट्री इदारा शख्स खुद नहीं कर सकता। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन है, कोई पे एम्बिग्युइटी है, तो उसको इंटरप्रिटेशन इश्यूइंग वाला जो इदारा है वही करेगा। एक्ट से मिलती जुलती एक और चीज आपने सुना होगा, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस ये होता है कि असेंबली का इजलास या सेशन नहीं चल रहा, पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा, लेकिन ऐसी कोई इमरजेंसी है, ऐसे मामलात हैं, आपने कोई रूल पास करना है, एक्ट पास करना है, तो वो सदर साहब के ऑर्डिनेंस जारी करने से पास हो जाता है। सदर मुमलिकत ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, और वो ऑर्डिनेंस 120 दिन तक मौसर होता है। 120 दिन में उसको पार्लियामेंट कंसीडर करेगी, या पास कर देगी या रिजेक्ट कर देगी। अगर एज इट इज पास कर दिया जाता है ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट से, तो फिर उसका नाम ऑर्डिनेंस ही रहता है, जैसे नैब ऑर्डिनेंस। और अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट करके पास किया जाता है तो फिर उसका नाम जो है वो एक्ट बना दिया जाता है। तो ये एक्ट और ऑर्डिनेंस में ये फर्क है कि ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत जारी करते हैं, एक्ट पार्लियामेंट पास करती है। एक्शन दोनों सूरतों में सदर नहीं देनी है, लेकिन ऑर्डिनेंस 120 दिन से ज्यादा अगर आप उसको आगे लेके चलेंगे तो पार्लियामेंट पास करेगी, उसके बाद सदर एक्शन देंगे, तब जाके वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। रूल्स का मैंने आपको बता दिया, रूल्स की मैंने आपको मिसालें भी दे दी, एक्ट की मिसाल भी दे दी, सिविल सर्वेंट एक्ट। और रूल्स में जैसे रूल्स की मिसाल है रूल्स ऑफ बिजनेस आप कह लें। अब रूल्स ऑफ बिजनेस में ये चीज यूनिक है कि रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बने हुए हैं, दरमियान में कोई एक्ट नहीं है। उसकी वजह ये है कि रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो एग्जेक्टिव के नहीं है, पॉलिटिकल एग्जेक्टिव ने कैसे परफॉर्म करना है, पार्लियामेंट को सिस्टम को कैसे चलाना है। लिहाजा चूंकि ये पॉलिटिकल एग्जेक्टिव के लिए नहीं है, परमानेंट एग्जेक्टिव के लिए नहीं है, इसलिए बीच में कोई एक्ट जो है वो हाइल नहीं हो रहा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर डायरेक्टली रूल्स ऑफ बिजनेस अप्रूव किए गए हैं। फिर एक और वर्ड हम सुनते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन नॉर्मली होते हैं जो ऑटोनमस बॉडीज होती हैं, जैसे ओगरा है, नेपरा है, पेमरा है, जो खुद मुख्तार इदारे होते हैं, वो अपनी रेगुलेशन पास करते हैं। तो वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पास करके मुतल्लिका मिनिस्ट्रियों को भेजते हैं, और वहां से वो नोटिफाई हो जाते हैं, तो उन्हें रेगुलेशंस कहते हैं। अब जो ऑटोनमस बॉडी वो उन्हें हम कहते हैं उन इदारों को कि जिन पे गवर्नमेंट के रूल्स मुकम्मल तौर पे लागू नहीं होते, उनके अपने रूल्स होते हैं, उनके
अपने रेगुलेशंस होते हैं, और जो अटैच डिपार्टमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट की यूनिफॉर्मिटी पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, और वहां पे गवर्नमेंट के रूल्स 100% अप्लाई हो रहे होते हैं। जबकि ऑटोनमस बॉडी में गवर्नमेंट के रूल्स 100% अप्लाई नहीं होते, वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ गवर्नर अपनी रेगुलेशन बनाते हैं और फिर उसको गवर्नमेंट से वेट करवा दिया जाता है। ये रूल्स में और रेगुलेशन में फर्क है। और फिर उसके बाद होती हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो मुख्तलिफ ऑफिस, मुख्तलिफ इदारे अपने सिस्टम को चलाने के लिए वक्तन फवक्तन इशू करते रहते हैं, जैसे सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत बनी है। रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को सिस्टम को चलाने के लिए डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन इशू की जाएंगी कि ये सिस्टम कैसे चलेगा, इसके एसओपीज क्या होंगे। तो इसके लिए फिर सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन बनाएंगी जो बताती हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिस में काम का तरीकाकार या एसओपीज क्या क्या होंगे। तो ये चंद बेसिक कंसेप्ट थे, उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी, ऑर्डिनेंस, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस और इंस्ट्रक्शन, इनमें क्या डिफरेंस है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अपनी फीडबैक से आगाह फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।